हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, आज हो गया संडे और संडे वाले दिन मेरी एक क्लासेस रहती है, आप सभी को पता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस का सीरीज हमने कराते हैं। 1 वीक में जो भी क्वेश्चंस हमने किए होते हैं उसमें से आप सभी को 100 क्वेश्चंस के कलेक्शन जो है संडे वाले दिन 12 बजे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके साथ ही सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्नडाइक की बात करें तो थर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 इनके गौण नियम है। साथ ही थर्नडाइक के जो इनके सिद्धांत है वो है प्रयास एवं त्रुटि नामक सिद्धांत इन्होंने दिया है और ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसके पहले आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं जो प्रैक्टिस में चलाती हूँ वो हमारे चैनल रोजगार विद कृतिका की प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही चैनल पे नए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर डेली दोपहर के 12 बजे क्लासेस मिलती हैं, जो कि आपके एग्जाम को आने वाले आगामी यूपी टेट तक आते आते आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे जो है PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने की प्रकृति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रकृति के सूचक है, क्योंकि प्रकृति में आपका मौलिकता शब्द भी आ जाएगा, प्रकृति में आपका जो है, प्रगति में आपका गत्यात्मक और रचनात्मक, ये तीनों शब्द जो है वो प्रकृति में सम्मिलित है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें दिया गया है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अगर यहाँ पे सामाजिक अधिगम सिद्धांत पूछा गया है, ऑप्शन है बेंडूरा और वॉल्टर, डालर्ड और मिलर, कॉल रोजर्स या फिर युंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंडूरा और वॉल्टर। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जब इनका नाम आता है तो इन्होंने कब इसका प्रतिपादन किया, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत कब दिया, वो बात करें तो 1977 में इसका प्रतिपादन किया। और यहाँ पर वंडूरा और वाल्टर दोनों अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, दोनों ने मिलकर व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे दिया गया है मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या फिर नैतिकता? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। अगर अधिगम की जगह पर सीखना आए तो इसका राइट आंसर सीखना भी हो जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे किया गया है, यहाँ पे ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन या फिर मानक विचलन? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी, जिनमें आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की एक सांख्यिकी विधि के रूप में जाना जाता है। और 3 शब्द आप सभी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में इससे क्वेश्चन बनते हैं। माध्य, दूसरा हो जाएगा मध्यिका और तीसरा है बहुलक, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, 16 PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या फिर ड्रॉ अ मैन? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 16 PF। और ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, जिसमें आप सभी को बताया था कि जो 16 PF है, और अगर इन तीनों की बात करें तो ये आपका जो है तीनों जो होते हैं वो आपके प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आते हैं। यह प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें 16 PF, तो यह एक अप्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण माना जाता है, अप्रक्षेपी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हॉलिंगवर्थ, हेविंगहर्स्ट, जीन पियाजे या फिर हॉल? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैविंगहर्स्ट। हैविंगहर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे दिया गया है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण मैरीफील्ड, टॉरेंस, कोलेमन ब्रूस या फिर कैन ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉरेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर टॉरेंस की बात हो रही है तो इन्होंने कब इस परीक्षण का प्रतिपादन किया? तो 1971 में इसका प्रतिपादन किया और इसका काफी व्यापक रूप में प्रयोग भी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अधिगम के प्राथमिक नियमों में एक है अभिवृत्ति नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या फिर सहचारी अंतरण का नियम?
क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका प्रभाव का नियम, क्योंकि यहाँ पर सीखने के नियम की बात किया गया है, प्राथमिक नियमों की बात किया गया है। अधिगम या सीखना दोनों एक शब्द होता है, तो आप सभी को बता दें फ्रेंड, जब भी अधिगम शब्द आए आप उसके साथ सीखना शब्द जरूर इमेजिन किया करिए, क्योंकि अधिगम मतलब सीखना होता है कि प्राथमिक नियमों में प्रभाव का नियम आएगा। और उसके साथ ही आप सभी को बता दें इसमें 3 प्राथमिक तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये किसका दिया गया है, थर्नडाइक का दिया गया, जो इनके प्राथमिक नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे कहा गया कि निम्न में से किसके अन्वेषण उपागम का उपयोग किया जाता है, केश अध्ययन, प्रायोगिकरण, सर्वेक्षण या फिर अंतर्दर्शन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा केश अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उर्द उपागम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं विलयन, स्मृति, अधिगम, अंतरण या फिर बौद्धिक विकास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलयन, जिसको बोलते हैं केश केश अध्ययन, इसे बोला जाता है केश अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे यहाँ पे था एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने कौन सा क्वेश्चन किस अध्ययन वाला मैंने बता दिया था, सॉरी फ्रेंड्स। इसका जब यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब सीख यहाँ पे दिया गया था सीखने में निष्पादन प्रभावित करने हेतु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करने की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया गया है जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, और जी वॉल्स जो है एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सृजनात्मक चिंतन के प्रमुख चरण बताए हैं, और जिसमें इन्होंने प्रथम चरण पूछा है। तब अगर यहाँ पे जब जी वॉल्स के चरण के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे उनके जो है चरण दिए गए हैं, बट हमें इनके चरण को क्रम से बिठाना है। तो आप सभी को यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम से आप सभी बहुत आसानी से और अच्छे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछा गया सृजनात्मक चिंतन को जी वॉल्स ने किस उपक्रम यहाँ पे बांटा है, तो एक चरण में, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगा इनका उपक्रम, ऑप्शन नंबर यानी फर्स्ट हो जाएगा उपक्रम। उपक्रम आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उद्भवन आता है, दूसरा हो जाता है इनका उद्भवन, तीसरा हो जाएगा उद्भाषण, उद्भाषण, और चौथा हो जाएगा जो है यहाँ पे आपका एक बचता है मूल्यांकन। तो यहाँ पे जो है नीचे जैसे आप ब्लूम का थ्योरी जब पढ़ते होंगे तो उनके में आपने 7 जो है दिया है, जो सबसे निम्न स्तर पर उनका आता है ज्ञान। उसी तरीके से जी वॉल्स की जो प्रथम चरण माना है इन्होंने उपक्रम को माना है, तो उपक्रम इनका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उद्भवन, और तीसरा हो जाएगा उद्भाषण, और चौथा हो जाएगा मूल्यांकन। इस तरीके से आप अपने की तैयारी मजबूत बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, पावलोव, हैगार्डी, थर्नडाइक या फिर रॉस। तो फ्रेंड थर्नडाइक, अभी कुछ समय पहले थर्नडाइक के जब 3 नियम बता रहे थे उस समय मैंने आप सभी को इसके लिए इसको एक्सप्लेन भी किया था। और इसका प्रतिपादन कब किया, 1898 में इसका प्रतिपादन किया। और उसके साथ ही पावलो की बात करें तो इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसके साथ ही आप सभी को पता है सामाजिक रूप से सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से माने जाते हैं रॉस, एक मनोवैज्ञानिक है। और उसके साथ ही नेक्स्ट बात करें 14 नंबर का, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोसारी गुणों का गतिशील संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है, एम एल मन ने, एस फ्रॉयड ने, जी डब्ल्यू अल्पोर्ट ने, जे ई ड्रेसल ने। 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जी डब्ल्यू अल्पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अल्पोर्ट ने दिया है तो कब दिया है इसका सन देख लेते हैं, 1937 में इसका प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे कह रहा है कि सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नकारात्मक पुनर्बलन का, क्योंकि बच्चा जो है सीखने में पलाए, यानी बच्चा जो है वह स्कूल जो है अब नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर स्कूल का जो वातावरण हो या कक्षा का जो वातावरण हो वो डरावना हो, शिक्षक भयभीत करके बच्चे को सिखा रहा हो या फिर उसे दंड देकर सिखा रहा हो, तो इससे बच्चे क्या होते हैं वो स्कूल नहीं आते, यानी सीखने में बच्चे का पलायन दिखा जा रहा है। तो ये हमेशा स्कूल के लिए या शिक्षक के लिए या बच्चे के लिए हमेशा नकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाषा वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुसार संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं, अर्थ विज्ञान, व्याकरण,
स्वप्न विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वर विज्ञान। ठीक है, स्वर विज्ञान, यहाँ पे स्वर होगा, स्वर विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, धारणा, पुनः स्मरण, पहचानना या फिर तर्क करना। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तर्क करना, जो स्मृति के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है। धारण, पुनः स्मरण और पहचानना, ये तीनों जो होते हैं स्मृति के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसकी पूरी तरीके से बताएं तो आप सभी को बता दें, इसमें धारण करना, पुनः स्मरण, पहचानना और तर्क करना, इसका एक क्रम होता है। इसमें सबसे पहला क्रम आता है सीखना। ठीक है, सीखना, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन तो डी राइट आंसर होगा। पहला हो जाएगा सीखना। अगर दूसरे क्रम की बात करें तो उसका हो जाता है धारण करना, और तीसरे की बात करें तो उसमें आ जाता है प्रत्याहन। प्रत्याहन अभी आप सभी को बताते हैं किसको इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। और चौथे नंबर पे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पहचान करना। ठीक है, अब आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पहचानना आपका चौथा स्टेज हो जाएगा, पहचानना। फिर उसके साथ ही आपका जो है प्रत्याहन शब्द, इसको पुनः स्मरण कर सकते हैं। और धारण करना आप सभी देख सकते हैं, और तर्क करना यानी पहचानना, सीखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टीएटी किसके द्वारा बनाया गया था? रोडसा के द्वारा, या फिर आलपोर्ट के द्वारा, या फिर मैस्लो के द्वारा, या फिर मरे के द्वारा। तो मार्गन एंड मोरे का नाम आपने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मार्गन का नहीं दिया गया है लेकिन मोरे का दिया गया है, मैस्लो का दिया गया है, सॉरी टीएटी द्वारा बनाया गया यहाँ पे बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये मार्गन एंड मोरे यहाँ पे है। मरे शब्द का दिया गया है इनका, लेकिन मार्गन का नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीएटी जो इनका है एक तरीके से प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, और 1935 में इसका प्रतिफल यहाँ पर जो है ये बनाया गया था। ठीक है, और मार्गन एंड मोरे ने इनका परीक्षण विधि जो है प्रमुख रूप से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है सामयिक अभिप्रेरण, कुंठा या फिर आक्रामकता। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कुंठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आंख के रंगों को कौन सा कारण प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या फिर समाज। तो फ्रेंड्स 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जहाँ पे कहा जा रहा है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? अगर आधार आयु की पूछा गया है तो रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या फिर अवधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बुद्धि से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सभी को बता दें, यहाँ पर हमने आप सभी को बताया होगा कि जो टर्मन है इन्होंने 1912 में, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि टर्मन ने 1912 में जो है बुद्धि शब्द को प्रतिपादित किया। उसमें उसके आधार पर, संप्रत्यय के आधार पर जो है आयु का संप्रत्यय विलयन यहाँ पर प्रस्तुत किया था। उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने जो है कुछ ऐसे इनके आधार पर जो आयु होती है उनको बांटा, उच्चतम आयु स्तर में भी यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, और निम्नतर स्तर तक भी डिवाइड किया। किसने? टर्मन ने, बुद्धि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर की बात करें तो शिक्षक के द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारता है तो यह किसका उदाहरण है? विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिक्रिया निर्माण। 22 का राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। अगर एक साधारण तरीके से आपके आधार पर अगर मैं एग्जांपल दूं तो फ्रेंड्स, आप क्या होता है, कभी कभी मम्मी गुस्सा में आप कभी छोटे भाई को मार दिया, बड़े भाई को मार दिया, तो बड़ा भाई जो है किसी काम को अगर छोटा भाई कह रहा है तो बड़ा भाई जो है अपने गुस्से को छोटे भाई का नहीं सुनता है बात ही बात में, और उसे थप्पड़ लगा देता है। तो वो क्या होता है कि अपने गुस्से को दूसरे पे उतार रहा है, यानी अपने छोटे भाई पे उतार रहा है। तो उस गुस्से का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। थोड़ी देर बाद मारने के बाद उसके वो जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके गुस्से का विस्थापन हुआ। विस्थापन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी गुस्से को भाई पर उतारना, ये क्या हो जाता है? विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 23 नंबर की बात करते हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23 पे है, दिया गया है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। ठीक है, यहाँ पे जो है सीखने के गेस्टाल्ट और गेस्टाल्टवादी आते हैं तो कोहलर आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे अगर हम बात करें तो कोहलर के जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। सूझ का सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो वो भी है जो है कोहलर ने ही दिया है, और यह गेस्टाल्टवादी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, या भय मूल प्रवृत्ति से, या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी जीवन मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रायड ने जो है मूल प्रवृत्तियों को मुख्यतः दो भाग में बांटा है। एक उन्होंने माना है जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरा माना है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। किसने माना है? फ्रायड ने।
पहले मैं वो लिख देती हूँ। फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति वो माना, लेकिन इरोस शब्द किससे जुड़ा वो बताना था, तो वो जीवन मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। ठीक है, इरोस इरोस शब्द जो है जीवन मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत के द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा, या आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा, या फिर सामान्य सिद्धांत के द्वारा। 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहम जो होता है वह वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है। वहीं अगर हम इदम की बात करें तो जो इदम होता है वो पार्श्विक इच्छाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, वो होता है पार्श्विक इच्छाओं के बारे में। वहीं पे अगर हम लास्ट वाला अगर देखें परा अहम की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है सामाजिक नियंत्रण जो है स्थापित हो जाता है। उसमें सामाजिक नियंत्रण, मैं ऐसे लिख देती हूँ फ्रेंड्स, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जहाँ पे दिया गया है कि कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, या भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। और 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भूख जो होती है वह कम हो जाती है। और 26 है कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दी जाए तो क्या होता है, भूख कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। और मानसिक आयु का मैंने सूत्र आप सभी को बताया होगा कि अगर आप सभी को मानसिक आयु निकालना है तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर मानसिक आयु पूछा है तो मानसिक आयु ऊपर रखिएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, इससे क्वेश्चन तो पूछा ही है, पूछता ही है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। 100। अभी यहाँ पे क्या कहा गया कि 16 वर्षीय बच्चा और उसका 75 अंक प्राप्त करता है, तो आप सभी को इसको कैसे रखना है, मानसिक आयु बताना है, बटे वास्तविक बच्चे की वास्तविक आयु क्या है वो रखना है, इंटू 100 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग मस्तिष्क, मेरुदंड, या फिर मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मस्तिष्क और मेरुदंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें कहा गया है कि मनोविकार बाध्यता विकृति एक मनोविक्षिप्त विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, या फिर काय प्रारूप विकृति है। 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंता विकृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 30 नंबर में, जिसमें दिया गया है कि सामूहिक अचेतन का संबंध इसके द्वारा दिया गया है, पाउलो, स्किनर, फ्राइड, या फिर युंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा युंग, जिन्होंने दो यहाँ पर जो है बताए हुए हैं। अगर हम बात करेंगे युंग की, तो पहले सामूहिक अचेतन शब्द का संबंध किससे है, युंग नामक वैज्ञानिक से। और अगर इन्होंने सामूहिक अचेतन शब्द दिया है तो एक दूसरा इनका पहला ये आ जाता है, ये दूसरा है सामूहिक अचेतन मन, और पहला इनका जो है वह है, पहला जो है व्यक्तिगत अचेतन मन। ठीक है, ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सामूहिक अचेतन, किसके द्वारा दिया गया है, युंग नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। 31 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस की संख्या पे मत जाइएगा फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि जो क्वेश्चंस हमारे हुए हैं उसको रिपीट करवा रही हूँ एक तरीके से। संडे वाला दिन आप सभी का जो नया होगा उन्हें पता होगा, उन्हें नहीं पता होगा तो मैं सभी बता दें, संडे वाले दिन जो है क्वेश्चन जो भी 1 वीक में मैंने कराया होता है उसी का जो है कुछ प्रैक्टिस जो कि इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस को मैं लेकर के आई हूँ, और इससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। फ्रायड के अनुसार मनुष्य मूलतः आनंद अनुभूति से प्रेरित होता है, इदम, अहम और सुपर ईगो, या फिर चेतन से। तो 20 यहाँ पे 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परा अहम। इसको आप बोलते हैं सुपर ईगो। ठीक है, इसको बोला जाता है सुपर ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो, इसको इस तरीके से भी बोला जाता है सुपर ईगो। एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे सुपर ईगो नहीं लिखना था, यहाँ पे आप सभी को ये बताना था कि सुपर ईगो को ही जो है यहाँ पे परा अहम कहा जाता है, ये बताना था, जो दिया गया मैं वही लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे परा अहम शब्द आएगा तो भी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32 नंबर क्या है, जहाँ पे दिया गया है कि व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु ला करके दे दो। अगर इसकी पूरी कोटेशन की बात करें तो उन्होंने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। स्किनर, वॉटसन, थर्नडाइक, या फिर पाउलो।
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही इन्होंने 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसका प्रस्तुत किया था। ध्यान को केंद्रित करने के आंतरिक कारक है रुचि, बाह्य उत्तेजना, समय या फिर अवस्था। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर यहाँ पे, एक मिनट फ्रेंड्स, थर्ड की जगह मेरे यहाँ हो जाएगा 33 नंबर का जो है ध्यान को केंद्रित करने की बात की गई है। तो ध्यान को केंद्रित करना जो है रुचि होता है, यानी उद्दीपक की तीव्रता होगी। ठीक है, तो इसका राइट, क्योंकि जब हम ध्यान को तभी जो है केंद्रित कर सकते हैं जब हमें उस चीज़ के प्रति जो है इंटरेस्ट हो। तो रुचि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 34 नंबर की, कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना है। अधिगम की स्थिरता, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम में रुकावट या फिर अधिगम में वृद्धि। तो यहाँ पे 34 नंबर का जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिगम में स्थानांतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 35 नंबर, जिसमें दिया गया है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, अधिगम जिसको बोलते हैं, और विकास या फिर चिंतन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम और सीखना। ठीक है, यहाँ पे मैं अधिगम जब भी लिखती हूँ तो सीखना शब्द इसलिए लिखती हूँ कि आपको बार बार ये ना समझ में आया, समझाना पड़े कि सीखना और अधिगम अलग अलग, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है 36 नंबर पे जो क्वेश्चन है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि जीवन के किस काल में स्मृति का विकास तीव्र होता है। स्मृति का विकास किस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा तेजी से होता है। 36 नंबर का क्वेश्चन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल्यावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 से 20 वर्ष की बात की गई है कि 19 से 20 साल की उम्र में धीमी होती है। ठीक है, इसलिए बाल्यावस्था इसका राइट आंसर था। चिंतन का सर्वोत्तम उदाहरण है समस्या समाधान, कल्पना, स्मृति या फिर ज्ञान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कल्पना चिंतन शब्द से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे भी अच्छे हो, रचनात्मकता, अध्ययन, विद्यालय कार्य या फिर सभी। तो यहाँ पे 38 नंबर का हो जाएगा, और 30 नंबर को भी बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रचनात्मकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 39 नंबर का, जिसमें कहा गया है कि अधिगम में ने प्रभाव नियम दिया था पावलोव, स्किनर, वॉटसन या फिर जो है थॉर्नडाइक। और ये इतनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ना, कि मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। 39 नंबर के क्वेश्चन के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 40 नंबर, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से किस एक विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। पहचान विधि, तार्किक विधि, पुनः विधि या फिर पुनः सीखना विधि। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है पुनः सीखना विधि। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तार्किक विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 41 नंबर का राइट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अंतर्वेदी परीक्षण जिसको बोलते हैं टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया है। सापर्ट, टॉलमैन, मरे या फिर जो है वेल्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा और मॉर्गन मरे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक अंतर्वेदी परीक्षण जिसको टीएटी बोलते हैं उसको आप प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, छात्र केंद्रित शिक्षा या ज्ञान केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, तो नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत या फिर वर्गीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीकरण का सिद्धांत जिसको बोलते हैं परिपक्वता का। एक रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, यानी परिपक्व, यहाँ पर वर्गीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है नहीं होगा, और यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो है वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा शिक्षण में पाठ योजना बनाते समय किन नियमों का अनुसरण किया जाता है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर स्वभाव का नियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुच्चय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विश्लेषण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पुष्टिकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यक्षीकरण, जिसको जो है यहाँ पर बोला जाता है जो है संकल्पना। संकल्पना शब्द भी दिएगा, तो आप जो है इसको भी टिक सही टिक करिएगा।
गलत है, मत करिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान शब्द को आत्मा माना है, फिर उसके बाद मन माना है, फिर उसके बाद चेतना और फिर व्यवहार। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मन, चेतना और व्यवहार। ठीक है, इससे क्या होगा अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर इन्होंने ये शब्द दिया। अभी क्या कहा जा रहा था कि आत्मा का परित्याग किया है। आत्मा का परित्याग माना किसने? उडवर्तन। यानी इन्होंने मनोविज्ञान, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान नहीं माना है। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे उडवर्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक विकास की में शुक्लावस्था, यहाँ पे हो जाएगा सुप्तावस्था का वर्ष होता है। अंतराल संबंधी से 2 से 5 वर्ष, 6 से 52 तक, 18 से 20 वर्ष या फिर 20 से 22 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 52 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि विकास के मनुष्य सामाजिक विकास का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर और वॉटसन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर दिया गया है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यह किसने कहा है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, वुडवर्थ, गेट्स, हॉलवर्ड या फिर थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी वुडवर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर बताया गया है कि किसका कथन है और किसने कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया था। अगर पूरी स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि परित्याग किया और फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का अब इस प्रकार वर्णन किया। तो किस मनोवैज्ञानिक ने जो है आत्मा का परित्याग करके जो है मन और चेतना को स्वीकार किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वुडवर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप सभी को समझाने की कोशिश करें तो आप सभी को बता देते हैं, इनकी जो स्टेजेस हैं कुछ इस तरीके से हैं, जहाँ पर इन्होंने आत्मा, उसके साथ यहाँ पे मान सकते हैं आत्मा, मन, चेतना, उसके साथ ही व्यवहार, जो कि वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इन्होंने आत्मा का परित्याग कर मन और चेतना शब्द को इंपॉर्टेंट माना है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें दिया गया है कि मनोविज्ञान विकास में सुतलावस्था जिसको बोलते हैं, सुतलावस्था की जगह सुप्तावस्था होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा सुप्तावस्था। ठीक है, मनोविज्ञान में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष, 6 से 51 वर्ष, 18 से 20 वर्ष या फिर 20 से 22 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 से 6 वर्ष के बाद जो है कि यौवन तक, ये हमारी क्या होती है? मनोलैंगिक विकास, जिसको माना है किसने? यह माना है फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे बताया गया है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इदम, अहम और परा अहम। अभी फ्रेंड्स हमने आप सभी को व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताए हैं, और आप यहाँ से अगर घटक नहीं समझ पा रहे तो यहाँ से क्वेश्चन में ही देखकर आप समझ जाएंगे। ऑप्शन है वुडवर्थ, युंग, एडलर या फिर फ्रायड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड, जिन्होंने यह इदम, अहम, परा अहम, जिसमें इन्होंने 3 शब्द दिए हैं, अर्धचेतन, चेतन और अचेतन मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है? आप सभी को बताना है। ऑप्शंस पहले बता देते हैं, वॉटसन, स्किनर, गुथरी या फिर थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्किनर का है। अभी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को बता दी, कितनी बार मैंने बताया, मैं यही कहती कि जो भी क्वेश्चंस मैं बताती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस में है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए इसको रिवाइज करती हूँ, ताकि अगर आप भूल भी रहे हो तो आप क्वेश्चंस को बार बार आप रिकॉल करते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो आपने 3 शब्द पढ़े होंगे फ्रेंड्स, माध्य, मध्यिका और बहुलक। ठीक है, मध्य को जिसको बोलते हैं मध्यिका और बहुलक, तो ये 3 शब्द आपने पढ़ा होगा, लेकिन प्रसार शब्द केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, पाउलो, हॉगर्टे, थॉर्नडाइक या फिर हल।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोडाइक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भूल एवं प्रयास का सिद्धांत भी दिया है और इन्होंने 3 नियम बताए जो कि मैं काफ़ी बार बताती हूँ और 5 गौड़ नियम बताते हैं। तो आपको बताना है 3 इनके मुख्य नियम कौन-कौन से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामित, अनुपात और क्रमिक और अंतराल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछे, ये इसी तरीके के क्वेश्चन, अगर ये इससे पूछ रहा है मापन से क्वेश्चन तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, ये कंफर्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? जब आप व्यक्तित्व का जब डिफाइन करते हैं, यानी कि इसका वर्गीकरण करते हैं जब, तो आप देखेंगे एक प्रक्षेपी विधि आता है, एक अप्रक्षेपी विधि आता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा प्रक्षेपी नहीं है, यानी अप्रक्षेपी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है रोशार्क शाही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द साहचर्य परीक्षण, 16 पीएफ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 पीएफ जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 पीएफ जो है एक अप्रक्षेपी विधि है। ठीक है, एक प्रक्षेपी विधि है। बाकी यहाँ पे आप जो है ये तीनों जो है प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, वॉटसन, मैस्लो, कोहलर या फिर पाओला। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने जो है बहुत ही अच्छे से आपको इसके बारे में समझाया भी है कि मैस्लो ने जो पदानुक्रम सिद्धांत दिए हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने शारीरिक शब्द माना है, शारीरिक, उसके साथ ही नेक्स्ट उन्होंने माना है सुरक्षा और उसके साथ ही माना है इन्होंने सामाजिक। जो भी मैं लिखती जाती हूँ फ्रेंड्स उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम्मान और आत्मानुभूति, ये इनका पदानुक्रम सिद्धांत है। आत्मानुभूति ये इनका मुख्य रूप से किसका, मैस्लो का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य अधिकार यानी ग्रंथि है? ठीक है, थॉर्नडाइक, एड्रिनल, अंतःस्रावी या फिर पेट्रियोरिक ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर डी यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, पिट्यूटरी यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर मैं कहूँ किस तरीके के क्वेश्चंस जो है और तरीके से बन सकता है, तो बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जहाँ पे दिया गया है कि ने सामूहिक और अवचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन है युंग, फ्रायड, एडलर या फिर सलीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युंग नामक वैज्ञानिक ने जो है अवचेतन का संप्रत्यय दिया है, सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय दिया है। ये पूरा आ जाएगा सामूहिक अवचेतन संप्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है समायोजन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए थोड़ा सा नया होगा, तो इसको आप सभी को बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा यौक्तिकीकरण या युक्तिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जहाँ पे किया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव, थॉर्नडाइक, टोलमैन या फिर स्किनर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती होगी? तो यहाँ पे आईक्यू लेवल से क्वेश्चन पूछा है और आईक्यू लेवल से क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि औसत बुद्धि वाले बच्चों की तो 90 से 109, यहाँ पे अगर 110 भी होता तो भी आप सही कर देते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंडोरा का कथन है कि बच्चे प्रतिरूपण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम जिसको बोलते हैं, या फिर पुरस्कार द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षणात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जहाँ पे कहा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में औपचारिक तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन संवेदनात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट तब हो जाता है, इतनी बार मैंने आप सभी को इसको रिवीजन करवाया कि आप भूल ही नहीं सकते। जहाँ पे भी औपचारिक आ जाएगा वहाँ पे आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगाना है। आपके क्वेश्चन से ही आपके आंसर्स मिल जाते हैं। इसमें ये इनकी पियाजे की जो थ्योरी है ना बहुत ही अच्छी है। मेरे चैनल पे पढ़िए वो वीडियो, जाकर जरूर देखिएगा। उसमें पियाजे के बारे में मैंने एक एक शब्द बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी थ्योरी नोट्स है, वहाँ पर आप उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी 3 अवस्थाएं और है, कौन कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, जो है इंद्रियगामक अवस्था, क्योंकि इनकी फर्स्ट अवस्था है, पूर्व इनकी सेकंड अवस्था है, मूर्त इनकी थर्ड अवस्था है, औपचारिक इनकी फोर्थ अवस्था है। और सबका एज भी है। सबकी एज की बात करें तो यहाँ पे अगर इंद्रियगामक अवस्था करें 0 से 2 वर्ष, 2 से 11 वर्ष, 11 से जो है उसके साथ ही 11 से 1 मिनट फ्रेंड, 0 से 2, 2 से 7, यहाँ से 0 से
2 से 7 हो जाएंगे, 7 से 11 हो जाएंगे, 11 से 14 हो जाएंगे, ये होता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। जितना मैं रिविजन कराती रहती हूँ उसको बार बार आप देखा करिए। जन्मजात जैविक गुणों का योगफल है समानता, निपुणता, वंशानुक्रम या फिर बुद्धिमत्ता। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंशानुक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पे कहा गया कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबद्धता, मार्गांतरीकरण या फिर विलयन या फिर नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर बी यानी मार्गांतरीकरण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जहाँ पे कहा गया है कि प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामाजिक या फिर संवेदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है संवेदी नहीं होगा, संचयी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक स्तर, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा और शिक्षक की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगी शिक्षक की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशेष बुद्धि या फिर सांस्कृतिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, पहले तो आपको याद रखना है कि जो है स्पीयरमैन ने 1904 में जो है यहाँ पे अपने आधार पर उन्होंने जी कारक और एस कारक में डिवाइड किया है, ठीक। अब उसके बाद इन्होंने जी कारक और एस कारक दोनों बताया है, लेकिन अब पूछ रहा है कि तर्क करने की जो क्षमता होती है वह किस में होती है। तो इन्होंने जो बुद्धि के बारे में बताया, इनकी बुद्धि के 2 फैक्टर बताए हैं, जी कारक और एस कारक। अब अगर तर्क करने की क्षमता पूछा है तो तर्क करने की क्षमता जो होती है वो जी कारक में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी कारक को इन्होंने विशिष्ट योग्यता कारक कहा है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे सामान्य योग्यता कारक कहा है, और एस विशेष यस को इन्होंने विशिष्ट योग्यता कारक कहा है। तो यहाँ पे अभी जी पूछा है, तो जी कारक यानी कि सामान्य योग्यता कारक माना है। तर्क करने की जो क्षमता होती है वो सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे 24 सॉरी फ्रेंड 24, जहाँ पे पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पे, शारीरिक क्षमता पे, व्यक्तिगत विभिन्नता पे और पारिवारिक स्थिति पे। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड और या फिर गिलफोर्ड। तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जहाँ पे दिया गया है सीखे हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? ये काफी बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की उन मनोशारीरिक अवस्था का गतिशील संगठन कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र। 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 28, जहां पे दिया गया है सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? 28 का राइट आंसर हो जाएगा एक्स एक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु क्या कहलाता है? मध्यमान, बहुलक, मध्यांक या फिर मानक विचल। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा मध्यांक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है आकृति, स्तंभ आकृति, गुणात्मक आकृति या फिर अस्त्रीकृत आकृति। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।